तो इनको एक्चुअली इनको महिला के आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। इनको है कि भाई किसी तरीके से इस तरीके करके महिला का वोट भी ले लें। आप 500 830 में अगर 33% महिलाओं को दे दे, अगर मैक्सिमम कैंडिडेट की महिला नहीं भी जीती तब भी पुरुष को मिला के अपना सरकार बना ले। तो जो प्रियंका जी ने संसद में बोला कि इस बिल को देखते ही जो राजनीतिक बू है, हम उस पॉलिटिकल बू के खिलाफ हैं, क्योंकि इनको टेक्निकली महिलाओं को आरक्षण देना नहीं था, ये सिर्फ एक ड्रामा करना था ताकि इनको बंगाल के चुनाव में फ़ायदा हो, जो कि जिस तरीके से महिला बिल मोदी जी पास करने के लिए थे, आप सब उनका विरोध किए, क्यों विरोध क्यों किया? हमें महिला को आरक्षण देने का कोई विरोध का बात नहीं है। हम लोग से ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी कोई हो नहीं सकता। बात टेक्निकलिटी पे कहाँ पे आया, वो बोले कि 2011 सेंसस पे हम परिसीमन करेंगे और जो परिसीमन होगा 830 सीट का उसमें हम आरक्षण देंगे। हमारा यही कहना था कि 2011 के तुलना में 2026 एक तो 15 साल चला गया। भारत में जो सेंसस औसतन हर 10 साल में आता है, और जब से भारत आज़ाद हुआ तब से सेंसस आ रही है। फर्स्ट टाइम इस तरीके से हुआ है। आखिर ये गवर्नमेंट छुपाना क्या चाह रही है? देखिए, जब भी अगर सेंसस नहीं होता आपके पास एक चीज़ का दिक्कत नहीं, हर चीज़ का दिक्कत आता है। हमारा यही कहना था कि आप 2011 बेसिस पे मत कीजिए। अगर आपको करना ही है तो जो पार्लियामेंट का सीट है करंट से 543 उस पर कर दीजिए। तो इनको एक्चुअली इनको महिला के आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। इनको है कि भाई किसी तरीके से इस तरीके करके महिला का वोट भी ले लें। आप 830 में अगर 33% महिलाओं को दे दे, अगर मैक्सिमम कैंडिडेट की महिला नहीं भी जीती तब भी पुरुष को मिला के अपना सरकार बना ले। तो जो प्रियंका जी ने संसद में बोला कि इस बिल को देखते ही जो राजनीतिक बू है, हम उस पॉलिटिकल बू के खिलाफ हैं, क्योंकि इनको टेक्निकली महिलाओं को आरक्षण देना नहीं था, ये सिर्फ एक ड्रामा करना था ताकि इनको बंगाल के चुनाव में फ़ायदा हो, जो कि हमने फेल कर दिया है। नहीं तो बीजेपी का कहना है कि ये महिला जो बिल ला रहे हैं, महिला का आरक्षण, इंडिया जो गठबंधन है कांग्रेस का, खासकर कांग्रेस पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम जो बिल ला रहे हैं इसके पूरा विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं चाह रही है कि महिला सदन में आए और महिला आगे बढ़े। कांग्रेस, हमने पहली महिला राष्ट्रपति बनाया, हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। भारत की इकलौती महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हमारे पार्टी की थी। हमको बीजेपी बिल्कुल ना सिखाएं कि हमको महिला के उत्थान के लिए क्या करना है। जहाँ तक बात रहा कि प्रियंका जी ने कहा ना सदन में ये चीज़ कि ठीक है आपको देना था 33% रिजर्वेशन, आप इसी 543 सीट में दे दीजिए। किस तरीके से एसटी में लागू है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का लागू है, ओबीसी का 27% लागू है, आप कर दीजिए कि जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है उसका 50% महिला होंगी। जो SC/ST का टोटल 24% है, उसमें कहने का मतलब अगर इनको करना होता ही कर दिए होते। लेकिन सेंसस, नया सेंसस ला के नहीं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेंसस में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि ये तो एक अलग मसला है। पिछले साल इन्होंने एक इकोनॉमिक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरपर्सन जो थे प्रणब सेन थे, जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। इनका था कि भारत का भी आर्थिक स्थिति क्या है। 5 मीटिंग हुआ उस कमेटी का और हर मीटिंग में यही बात आया कि भाई आप सेंसस दीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होगा उसके किस बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। और आप जानते हैं फाइनली क्या हुआ, जो नरेंद्र मोदी करती है। 5 मीटिंग में जब उन्होंने सेंसस का डिमांड किया तो उन्होंने उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया। इसीलिए यह सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। हमने जब कहा कि भाई तुम अगर 543 सीट में ही तुम दे दो अगर 33% रिजर्वेशन, उसमें भी क्या कोटा अंदर विद इन सब कोटा कर दीजिए। जो SC/ST को रिजर्वेशन है उसमें 50% महिलाओं कर दीजिए, जो जनरल OBC में 50% महिला को, जनरल में 50% महिला को, बात खत्म हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, एक्चुअल में इनको महिला को कोई रिजर्वेशन देना नहीं था। अरे इसी बिहार में जहानाबाद की बेटी कि माँ इंसाफ मांगते मांगते आखिरकार वो आदमी कल सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रिलीज हो गया। तो कहने का मतलब हम जानते हैं इनको। प्रशांत किशोर ने तो आरोप लगाया था शिल्पी जैन हत्याकांड मामले में, इनका भी आरोप था सम्राट चौधरी का। वो व्यक्ति तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनको महिलाओं से कुछ लेना देना नहीं है। टोटल बात यही था कि कैसे इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए और इस हिसाब से परिसीमन में रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि बाय द वे महिलाएं उतनी इफेक्टिव कैंडिडेट नहीं हुई तभी इनकी सरकार बन जाए, जो कि ये सोच रहे हैं। इसलिए हमने इनका जो भी टोटल प्लान था ना उसको डेसिमेट कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। 2011 के बाद जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं मोदी जी? ये तो आप सरकार से पूछिए। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और ये देश के लिए बहुत ही खराब बात है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। मैं अर्थशास्त्री हूँ और हम लोग को, मैं कई बार डिबेट्स में जाता हूँ, लोगों को कुछ भी इस सब चीज़ का जानकारी नहीं होता। देखिए, आपके देश में अगर हम बात करें दुकान का, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि माइक्रो यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, मीडियम यूनिट है। जिस दुकान में 1 से 3 व्यक्ति काम करते हैं, माइक्रो यूनिट, जैसे आपका जितना पान का दुकान हो गया, ये सब माइक्रो यूनिट होगा, छोटा छोटा दुकान। जिसमें 3 से 7 लोग काम करते हैं उसको स्मॉल यूनिट बोलते हैं। 7 से 10 आदमी जहाँ काम करते हैं उसको मीडियम यूनिट। मान लीजिए छोटा सा रेस्टोरेंट के वहाँ 7 आदमी काम कर रहा है तो वो मीडियम यूनिट होगा। हमारे पास जो भी आंकड़े हैं सब 2011 के हैं। अभी आप बताइए 2026 में भारत सरकार कोई बिल बना रही है,
आप किस बेसिस पे कहें हमारा, जब आपको पता ही नहीं है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट कितना हो गया। हमारे पास 6.5 करोड़ माइक्रो यूनिट था 2011 में, जाहिर सी बात है 2026 में उसे या तो बढ़ गया होगा नहीं तो घट गया होगा। जब आप आंकड़ा नहीं देंगे हर कुछ गड़बड़ाएगा, और इसीलिए भारत सरकार के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने उस इंटरव्यू में कहा कि आंकड़े में इतनी झोलबाजी है कि भारत का जो जीडीपी है ना, जो भारत सरकार पिछले 11 साल में बता रही है 2% कम है। और मैं ये पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, अगर भारत सरकार कहती है कि हमारा जीडीपी 7% से ग्रो कर रहा है, ये एक्चुअल में ये झूठ है, क्योंकि आंकड़ों के साथ छलावा करते हैं। एक्चुअल में ये 5% है। और आप जानते हैं हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए, जिसकी इकोनॉमी साइज $4 ट्रिलियन है, 350 लाख करोड़, वहाँ पे 1% का भी काफ़ी वैल्यू होता है। तो कहने का मतलब इससे देश का ही नुकसान हो रहा है ओवरऑल। मोदी जी सीट क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ये कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ कि सीट बढ़ाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, डिलिमिटेशन होना भी किस आधार पे बढ़ा रहे? कुछ आधार तो होगा ना। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लें, वहाँ पे 32 करोड़ उसकी आबादी है, लेकिन 50 काउंटी हैं, 50 काउंटी हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 10-10 लाख लोग को रिप्रेजेंट करता है, 15-15 लाख को रिप्रेजेंट करता है। मैं बहुत सारे सांसद को जानता हूँ जो कि फ़ोन ही नहीं उठाते हैं जनता का, क्योंकि उनके पास इतना हज़ारों फ़ोन आते हैं। मैं इसके डिलिमिटेशन बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जिस तरीके से WHO कहता है कि आपके पास हर 1 लाख आदमी पे 10 गो डॉक्टर होना चाहिए, हर 10,000 व्यक्ति पे 60 डॉक्टर होना चाहिए, 0.7 का रेशियो है। उसी तरह से हमारा भी ये कहना है कि हर 3 लाख 4 लाख 5 लाख आदमी पे एक MP होना चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो आप MP को रीच कर सकें। लेकिन आप डिलिमिटेशन कीजिए, लेकिन आप इसी डिलिमिटेशन में आप महिला को मिला रहे हैं, और महिला को मिला के जो है टोटल, कहने का क्या मतलब है ना, इनको कुछ भी देश के लिए सब चीज़ करना ही नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ जितेंद्र जी, ये काम हम ही आके करेंगे, 29 में हमारी सरकार बनेगी, और आप देखिएगा हम डिलिमिटेशन भी करेंगे और हम हर प्रॉपर्ली महिला को आरक्षण भी देंगे, क्योंकि इसके लिए ना आपकी नीयत बिल्कुल साफ होना चाहिए और बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। बंगाल का चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए बंगाल का चुनाव एक बहुत ही टफ चुनाव है, हम लोग भी लगे हुए हैं, सब लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे कम्युनल फोर्सेस नहीं जीतेगी, क्योंकि आप बंगाल से जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं मैं सभी देख रहा हूँ कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा पे चुनाव लड़ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिया। ऐसा लगता है जैसे 6 करोड़ बंगाली के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर बंगाल के पास दुनिया में सब कुछ होता तो उसका नाम तो मैंने लंदन और न्यूयॉर्क के बाद उसका बंगाल का नाम कोलकाता का नाम आ रहा होता। कहने का मतलब एक शहर है जिसका अपना ही बहुत सारा परेशानी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ भी जॉब्स का इशू है, वहाँ भी जो है FDI का इशू है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरे भारत में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है मात्र 3 राज्य में आता है। जनता को ये चीज़ पता होना चाहिए, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और बॉम्बे में। अगर वेस्ट बंगाल इतना ही सुदृढ़ या समृद्ध राज्य होता तो वहाँ पर FDI नहीं आता। एक राज्य का अपना बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वहाँ की जनता का अपना ही बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन आप पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके कर रहे हैं। ये देश के जनता के साथ धोखेबाजी है, या बंगाल के जनता के साथ धोखेबाजी है। और मैं तो चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी तक बंगाल ने कम्युनल फोर्स को हावी नहीं होने दिया है, इस बार भी वेस्ट बंगाल की जनता कम्युनल ताकत को हावी नहीं। जिस तरीके से महिला बिल लागू करने के लिए बोले थे, इनका कहना है कि अगर महिला बिल लाना है, महिलाओं के सपोर्ट में है, लेकिन सबसे पहले जनगणना करवा ले, 2011 के अनुसार ही नहीं, सबको तो SC ST OBC जितने भी महिलाएं हैं सबको आरक्षण देना चाहिए। इसके हम पक्ष में हैं। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।